Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we are going to analyze the important news articles of 21st October 2023. जैसा कि सत्यजीत सर ने आपको कल बताया हुआ था कि वो अभी वेकेशन पर गए हैं, वो हॉलीडेज पर गए हैं और उनकी जगह पर अगले कुछ दिनों के लिए मैं मृदुल मिश्रा मैं आपके लिए ये न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस आज का। और जैसा कि आपको पता ही है कि आप इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द कमेंट सेक्शन। These are the list of the topics that we are going to do in today's newspaper analysis, and the first topic is related with the Mumbai pollution. देखिए हो ये रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसी से रिलेटेड आज इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ आई है कि मुंबई में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि दूर दूर की बिल्डिंग्स जो है वो भी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन जो टॉपिक है हमारा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब ज़रा देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुंबई में ये जो पॉल्यूशन है इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। बट उसके लिए मुझे आपको दो सिंपल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट आपको बताने पड़ेंगे। तो एक बार ज़रा पहले उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं, फिर इस बात पर आएंगे कि मुंबई में पॉल्यूशन ज़्यादा होना, एयर का पॉल्यूशन ज़्यादा होना, ये क्यों न्यूज़ है भी इसके बारे में समझेंगे। बट बिफोर दैट ज़रा पहले ये दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है अपना सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का। देखिए बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। कोस्टल एरिया में ऐसी जगह जो सी के किनारे होती हैं उस जगह पर होने वाला ये एक फिनोमिना है। और इस फिनोमिना को समझने के लिए बस एक छोटी सी बात अपने को समझनी है। अगर आप लैंड और वाटर को कंपेयर करेंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में लैंड हमेशा जल्दी गर्म होती है, वाटर देर से गर्म होता है और कम भी गर्म होता है। सिमिलरली रात के टाइम पर जब ठंड होती है, जब लैंड ठंडी होती है, वाटर भी ठंडा होता है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो लैंड ज़्यादा ठंडी होती है और जल्दी ठंडी होती है। सो इफ यू कंपेयर लैंड एंड वाटर, लैंड विल ऑलवेज गेट हीटेड अप मोर, it will get heated up faster. Similarly, land will also cool down more and it will also cool down faster. ये इसलिए होता है क्योंकि हीट कैपेसिटी लैंड की वाटर से कम होती है। एज अ रिजल्ट वाटर को बहुत ज़्यादा हीट लगती है गर्म होने के लिए और इसीलिए उसमें हीट स्टोर्ड भी ज़्यादा होती है। ये तो एक सिंपल फिजिक्स वाली बात है। अब देखिए इसका ज्योग्राफी में कैसे यूज़ होता है। तो होता ये है कि कोस्टल एरिया में ये लैंड और सी ब्रीज का मैकेनिज्म होता है। दिन के टाइम अगर हम बात करते हैं, जब सन की प्रेजेंस है उस टाइम पर जैसा मैंने बताया कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म होगी, ज़्यादा गर्म होगी। ये लैंड यहाँ पर जल्दी गर्म हो जाती है, ज़्यादा गर्म होती है। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर की जो एयर है वो एयर गर्म होकर के राइज करती है और जब यहाँ की एयर गर्म होकर के राइज करती है तो ये जो सी है इसके ऊपर की एयर इस जगह पर एंटर कर जाती है, टुवर्ड्स द लैंड आती है। बिकॉज ये एयर सी से लैंड की तरफ आती है, एज अ रिजल्ट इसको सी ब्रीज बोलते हैं। ज्योग्राफी में विंड जो होती है उनके नेम देने का, उनके नेमिंग कन्वेंशन ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन से विंड आती है उसके बेसिस पर उसका नाम पड़ता है। यहाँ पर जब लैंड के ऊपर की एयर गर्म होकर राइज करने लगी तो वो जो जगह खाली हुई, जो यहाँ पर जिसको बोलते हैं लो प्रेशर बना, उस लो प्रेशर को ऑक्यूपाई करने के लिए सी ब्रीज जो होती है वो इधर से इधर मूव कर जाती है। अगेन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है वो जान सकते हैं कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। जब यहाँ पर विंड राइज होती है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसके कंपैरिजन में सी जो है वो हाई प्रेशर पर है, इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड जाती है और इसको सी ब्रीज बोलते हैं। सो डे के टाइम पर ये सी ब्रीज होती है। ऑपोजिट होता है नाइट के टाइम पर। नाइट में लैंड जल्दी ठंडी पड़ जाती है जिस तरह से दिन में जल्दी गर्म हुई थी, और बिकॉज जब ये ठंडी पड़ती है तो इसके ऊपर की एयर सबसाइड करती है, नीचे की तरफ आती है। इसके कंपैरिजन में सी रिलेटिवली गर्म होता है। एज अ रिजल्ट अब की बार लैंड से ऑपोजिट सी की तरफ विंड जाती है और इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं।
इसमें याद रखने वाली बात यह है, रात के टाइम लैंड ब्रीज चलती है और दिन के टाइम सी ब्रीज चलती है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक ज्योग्राफी का, जो हमें समझना होगा बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस इशू। सेकेंड कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझते हैं ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। देखिए, नॉर्मली किसी जगह पर डे टाइम में ऐसा होगा कि लैंड गर्म होगी। जब लैंड गर्म होगी तो लैंड के ऊपर की एयर गर्म होगी और एयर गर्म होकर के राइज करेगी। ये एक कॉमन सा फिनोमिना है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज गर्म होती है, गर्म चीज हमेशा राइज करती है। आप वाटर में भी ऑब्जर्व करते हैं, वाटर बॉईल करने पर अपवर्ड मूवमेंट करता है, जिसको कन्वेक्शन भी बोला जाता है। सो नॉर्मल कंडीशन में दिन के टाइम पर लैंड गर्म होगी, लैंड गर्म होगी तो उसके ऊपर की एयर गर्म होगी, एंड व्हेन एयर विल गेट हीटेड अप, दिस एयर इज गोइंग टू राइज अप। सिंपल फिनोमिना, नॉर्मल कंडीशंस। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ये क्या होता है इसको देखिएगा। ये तब होता है जब विंटर का टाइम होता है या ऐसा टाइम होता है जब लैंड इनफ नहीं गर्म होती है। इसको ऐसे इमेजिन करिए कि विंटर का टाइम चल रहा है। विंटर में डे टाइम पर भी लैंड उतनी गर्म तो नहीं होगी। लैंड नहीं गर्म होती है तो लैंड के ऊपर की एयर नहीं गर्म होती है, और जब ये एयर गर्म नहीं होती है तो ये राइज नहीं करती है। बिकॉज ये एयर राइज नहीं करती है, तो अगर ये सिटी का एरिया है जहां से बहुत सारे पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं, व्हीकल से पोल्यूटेंट निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ये पोल्यूटेंट इस जगह पर ट्रैप होके रह जाते हैं, क्योंकि ये पोल्यूटेंट राइजिंग एयर के साथ राइज नहीं कर रहे हैं, ये इसी जगह पर ट्रैप है। ये कुछ ऐसा दिखता है अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए। नॉर्मल दिन अगर आप दिल्ली का सीन देखिए तो ये देखिए कितना आपको क्लियर दिख जाता है, इस जगह पर कितना साफ है स्काई। लेकिन जब कभी टेम्परेचर का इन्वर्जन हो रखा है, दैट मीन्स पॉल्यूटेंट्स ट्रैप हो गए हैं, इन दैट केस आपको ये नहीं दिखता है। देखिए, टेक्निकली इस टेम्परेचर इन्वर्जन की डेफिनेशन होती है कि जब हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो। जैसे नॉर्मल कंडीशन में आपने देखा कि सबसे नीचे वाली एयर गर्म हुई, गर्म होकर के राइज करने लगी। इस चीज को बोला गया कि ये नॉर्मल है। बट जब उतनी एयर नीचे की नहीं गर्म हुई, विंटर का टाइम चल रहा है, इन दैट केस ये एयर नहीं राइज उतनी कर पाई, ये एयर नीचे ही रह गई, और नीचे वाली ये जो कोल्ड एयर का रहना और इसके कंपैरिजन में ऊपर की एयर का रिलेटिवली वार्म हो जाना, इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोला गया। आइडियली सबसे नीचे का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है नॉर्मल कंडीशंस पे। समर्स के टाइम पर ग्राउंड गर्म होता है तो जस्ट ग्राउंड के ऊपर की एयर गर्म होती है और उसके ऊपर की एयर ठंडी है, ये नॉर्मल टाइम है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन तब जब नीचे की एयर ही ठंडी हो गई है और ऊपर की गर्म है। दैट मीन्स उल्टा हो जाना, इन्वर्ट हो जाना। नीचे की गर्म होनी थी, ऊपर की ठंडी थी, बट जब उसका उल्टा हो गया कि नीचे की ठंडी हो गई और ऊपर की गर्म हो गई, इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोला गया। इस टेम्परेचर इन्वर्जन से क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट है वो ट्रैप हो जाते हैं। जैसा कि आप इस वाले भी देख रहे होंगे इस इमेज में कि नॉर्मल कंडीशन में नीचे की गर्म ऊपर की ठंडी, और टेम्परेचर इन्वर्जन में नीचे की ठंडी ऊपर की गर्म, ये हो रहा है। चलिए, ये दोनों फिनोमिना हमें समझने थे, और अब आ जाते हैं कि मुंबई में क्या हो रहा है। देखिए, होता यह है कि जनरली अगर देखा जाए तो मुंबई जो है दिल्ली के कंपैरिजन में या किसी भी बड़ी इंडिया की बड़ी सिटी के कंपैरिजन में पॉल्यूशन तो उतना ही जनरेट करता है, लगभग उतने ही लोग रहते हैं। लेकिन एक चीज के मामले में मुंबई को, सॉरी, दो चीजों में मुंबई को एडवांटेज है, और जिसकी वजह से मुंबई का पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली या किसी दूसरे शहर के कंपैरिजन में कम रहता था। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, मुंबई में ज्यादा पोल्यूशन नहीं रहा करता था। वहां के लोग बोलते थे कि वहां की एयर उतनी पोल्यूटेड नहीं है, और ये दो एडवांटेज हुआ करते थे कि मुंबई में ये जो सी ब्रीजेज हैं और लैंड ब्रीजेज है, ये बड़ी स्ट्रांग रहती थी। अभी मैंने बताया कोस्टल एरिया में होता है, तो ये जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से जो भी मुंबई में पोल्यूशन जनरेट होता था, चाहे व्हीकल से हुआ, इंडस्ट्रीज से हुआ, वो इजीली डिसिपेट हो जाता था, विंड उसको सी की तरफ लेके चली जाती थी। एज अ रिजल्ट उतना ज्यादा पॉल्यूशन फील होता नहीं था। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे जैसे कि दिल्ली जैसी सिटी से, तो यहाँ पर पॉल्यूशन ट्रैप हो जाता है, एक जगह पर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज और लैंड ब्रीज नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग डेली विंड नहीं है, तो वो ट्रैप होकर के रह जाता है।
इस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा होता था। दिल्ली क्या, नॉर्थ इंडिया की किसी भी सिटी की बात करें तो उसका जनरली पोल्यूशन का लेवल कोस्टल एरिया से ज्यादा होता है। अच्छा, एक और चीज होती है दिल्ली जैसी सिटी में, विंटर के टाइम में इनमें टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर ट्रैप हो जाते थे पोल्यूटेंट, बट ये मुंबई जैसी सिटी में नहीं होते थे। अब न्यूज ये आई है कि मुंबई की एयर क्वालिटी दिल्ली से भी खराब हो रही है। अब ये एक बड़ी बात है कि मुंबई जैसी सिटी जहां पर सी ब्रीज लैंड ब्रीज का फिनोमिना डेली फिनोमिना होता है, जहां का क्लाइमेट भी ऐसा है कि उसमें कोई ट्रैप नहीं होते, फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है कि मुंबई की एयर क्वालिटी दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो रही है। ये थोड़ी अनयूजुअल बात है। और ऐसा नहीं है कि इस साल ही पहली बार हुआ है, ये लास्ट ईयर भी न्यूज में आया था कि मुंबई की एयर क्वालिटी खराब हो रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता रहा था। आप यहाँ पर इमेजेस में देख सकते हैं कि मुंबई की अब जो स्काईलाइन है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, देखिए किस तरह से इतनी डस्ट में और हेज में कवर्ड है, दिख भी नहीं रहा है सही से। ये सब सीन्स जनरली दिल्ली से एसोसिएट करे जाते थे और लोग बोलते भी थे कि दिल्ली में बहुत एयर पोल्यूशन है, दिल्ली की एयर सांस लेने लायक भी नहीं बची है, इट्स नॉट इवन वी कैन ब्रीथ प्रॉपरली इन दिल्लीज एयर। बट अब ये फिनोमिना तो मुंबई में भी हो रहा है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये जो मैंने AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसके बेसिस पर बताया कि मुंबई की एयर दिल्ली से भी खराब हो रही है, जरा सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 8 पॉल्यूटेंट्स के मिलने से बनता है, ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये 8 पॉल्यूटेंट है, पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, अमोनिया एंड ओजोन। और ये जो 8 पॉल्यूटेंट्स है, इनके कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है और इसमें किसी भी जगह की एयर की क्वालिटी कैसी है उसको मेजर करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 8 एयर पॉल्यूटेंट्स। इन 8 एयर पॉल्यूटेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर इस किसी भी जगह को इन 6 कैटेगरीज में डाला जाता है और हर कैटेगरी का नंबर है। अब अगर कोई जगह की एयर बहुत अच्छी है तो उसको बोला जाएगा कि गुड एयर है। 0 से 50 का अगर उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स में आया तो उसको ग्रीन कलर से असाइन करा जाएगा, दैट मीन्स अच्छी एयर है। सिमिलरली 51 से 100 है तो मॉडरेट है, सेंसिटिव है तो 101 से 150। अच्छा, ये जो इंडिकेटर होता है ये हेल्थ इफेक्ट पर फोकस करता है। इसका आइडिया ये होता है कि अगर किसी को भी पता चले कि इस जगह पर ऐसी एयर है तो उसको समझ में आना चाहिए कि उसकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पता चले कि जिस जगह पर वो रह रहा है उस जगह की एयर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 151 से 200 है, तो इसका मतलब है समझना चाहिए कि चिल्ड्रन को प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली को प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली अगर वेरी अनहेल्दी 201 से 300 का स्कोर है तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर तो बड़ी और बीमारियां भी हो सकती हैं, ऑर्गन तक खराब हो सकते हैं, ये भी हो जाए। तो ये इस पूरा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का आइडिया होता है। और अभी मुंबई की निकली है 156। 156 का मतलब है अनहेल्दी में आ गई है और वहां पर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली, इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो बात हो गई कि भाई मुंबई के पोल्यूशन में क्या बताया गया कि दिल्ली से भी अब ज्यादा होने लगा है। अब बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मुंबई का पोल्यूशन ज्यादा है। तो देखिए कुछ 3-4 रीजंस आउटलाइन करे गए हैं, जरा इन रीजंस को समझ लेते हैं। सबसे पहला तो मुंबई में इस टाइम पर रैपिड स्केल पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं और इसकी वजह से डस्ट जो होती है कंस्ट्रक्शन के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसमें पर्टिकुलरली पार्टिकुलेट मैटर 10 ये बहुत ज़्यादा है। अब ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, PM10, अभी पहले भी आया था PM2.5। ये PM10, PM2.5 ये क्या होता है, ज़रा इस चीज़ को देख लीजिएगा कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल जो एयर में ऐसे ही रहते हैं, धूल जिसको बोलते हैं, उस धूल को प्राइमरली हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हम बोलते हैं एक होती है PM2.5 और दूसरा बोल देते हैं PM10। एक्चुअली ये इसके साइज को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर PM10 पार्टिकल जो है तो वो 10 माइक्रोमीटर्स जो है इससे बड़ा है। अब इसको देखो, माइक्रोमीटर समझने का क्या तरीका है इसको, माइक्रोमीटर को तो यहाँ पर इसको कंपेयर करा गया ह्यूमन हेयर की थिकनेस से। हमारे जो बाल होते हैं उनकी एवरेज थिकनेस है, उससे कंपेयर करा गया है। अगर ये देखिए, ये हमारे बाल की थिकनेस है, इतनी बड़ी हमारे बाल की थिकनेस है,
तो जो पार्टिकुलेट मैटर 10 होगा वो देखो इस साइज का होगा, और जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो देखिए वो इससे भी ज़्यादा छोटे साइज का होगा कि 10 माइक्रोमीटर वाले में ये जो छोटी सी डॉट है ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का साइज होता है। ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 ये बेसिकली वेरियस टाइप की धूल बोलिए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलिए, उसका मेजर होता है। और इस मेजर के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कितना ज़्यादा किसी भी जगह की एयर में ऐसे धूल और मिट्टी कितनी सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स है, इसको हम लोग मेजर करते हैं। अब ये यहाँ पर भी आप ऐसे भी देख सकते हो इस चीज़ को, एक जो सैंड होती है, सैंड का ग्रेन कितना बड़ा होता है इसको भी आप समझ सकते हो। सैंड का ग्रेन इस पार्टिकुलेट मैटर 10 से स्लाइटली और बड़ा होता है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि स्लाइटली उससे ज़्यादा बड़ा है। अब ये सब पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा एयर में स्प्रेड होते हैं जब किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिकॉज मुंबई में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसी वजह से आजकल ये ज़्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम, भाई आज मुंबई में इस टाइम पर विंड भी थोड़ी कम चल रही है। देखिए विंड तब ज़्यादा होती है जब इंटेंस समर होती है या इंटेंस विंटर होता है। इन दैट केस सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन करके आ रही होती है। अभी पूरी तरीके से विंटर आया नहीं है, समर आया नहीं है, एज अ रिजल्ट विंड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, सी ब्रीज लैंड ब्रीज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट अभी थोड़े जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। जैसा कि बताया था सी ब्रीज लैंड ब्रीज में जब ज्यादा लैंड गर्म होगी तभी वो स्ट्रॉन्गर होगा। तीसरी बात, मॉइस्चर की वजह से जो किसी भी जगह पर जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो ज़्यादा ट्रैप होने लगते हैं। अगर किसी की जगह की एयर में वाटर वेपर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ये जो पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं वो भी ट्रैप होने लग जाते हैं उस जगह की एयर में। ये फिनोमिना भी हो रहा है। चौथी बात, धीरे धीरे मुंबई जैसी सिटीज़ में व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और उस वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और पांचवी, क्लाइमेट चेंज। से क्लाइमेट चेंज का कुछ ऐसा इसमें रीजंस बोले जा रहे हैं कि बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो विंड का रेगुलर पैटर्न हुआ करता था उससे अब थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, और बिकॉज उससे चेंजेस आ रहे हैं इसी वजह से पॉल्यूशन भी है वो बढ़ रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा है। ये तो 4-5 कॉजेज हो गए कि भाई मुंबई में पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, ये आपको बता दिया। अच्छा, अब देखिए इसके बेसिस पर एक बड़ा ही ज्योग्राफी का टिपिकल बिल्कुल ज्योग्राफी के फिनोमिना यूज करते हुए एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और इसका आंसर जो होगा वो आप अपना कमेंट सेक्शन में डालना। इसके साथ ही साथ यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का मेंस का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और इसमें बोला ये गया है कि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता ये 3 मेगा सिटीज हैं वर्ल्ड की, ऑफ द कंट्री, इंडिया की हैं, और इनका एयर पोल्यूशन, बट एयर पोल्यूशन दिल्ली में ज़्यादा होता है कंपेयर टू द अदर टू। ऐसा क्यों? मैंने इस क्वेश्चन में थोड़े चेंज करे, मैंने ये भी पूछा है कि ऐसा क्यों है कि आजकल हम ये ट्रेंड उल्टा देख रहे हैं। मतलब हम ये क्यों देख रहे हैं कि मुंबई में और कोलकाता में भी पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों देख रहे हैं? तो सबसे पहले तो ज़रा मेगा सिटीज़ क्या है इस पे बता देना। इसका कीवर्ड है मेगा सिटीज़। तो ये क्या होती है उसकी मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, यूनाइटेड नेशन की है कि 1 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है तो मेगा सिटीज़ उनको बोला जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली में क्यों ज़्यादा होता है ये आपको मैंने बता दिया। दिल्ली में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा होता है और मुंबई या कोस्टल सिटी में सी ब्रीज लैंड ब्रीज थी, इसलिए दिल्ली जैसे में ज़्यादा था। और अब उल्टा क्यों हो रहा है ये भी आप बता सकते हैं। रिमेंबर ये ज्योग्राफी का आंसर है, मैप का डायग्राम का यूज रहेगा ही रहेगा। आप लोग अपने आंसर्स में इसका जरूर यूज करें। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगेन ये जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन का पार्ट है और जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर जो टॉपिक होता है उसका पार्ट है। तो देखिए क्या हुआ है कि मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, आई एम सॉरी दिस इज नॉट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस इज ट्रांजिट सिस्टम, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, इसको अगली स्लाइड में मैंने करेक्ट करा हुआ है। तो ये ट्रांजिट सिस्टम का इन्होंने इनॉग्रेशन करा है। इंडिया की फर्स्ट आरआरटीएस सिस्टम है और इस ट्रेन का नाम नमो भारत है। इसको बोला दिल्ली से चल रही है यूपी तक, मेरठ तक चल रही है, इसका उन्होंने इनॉग्रेशन करा है। चलिए जरा समझते हैं ये क्या होता है आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये क्या है। देखिए कुछ इस टाइप की ट्रेन्स होती हैं ये,
आप इसको यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप की ट्रेन होती हैं। इसको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोलते हैं। और ये जो कॉरिडोर्स हैं ये अभी स्टार्ट हुआ है, मेरठ से कॉरिडोर स्टार्ट हुआ है और मेरठ से लेकर के दिल्ली तक वाला ये कॉरिडोर स्टार्ट हुआ है। और इसी को ही और ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएंगे और ये पूरे के पूरे कॉरिडोर एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन, दैट मीन्स दिल्ली और उसके पास के जितने एरियाज हैं उनके लिए ये सब बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, दिल्ली और उसके पास के जो सिटीज हैं उनको लिंक कर दिया जाएगा इस सिस्टम के थ्रू। है तो ये ट्रेन्स, लेकिन ये ट्रेन्स जो हमारी रेगुलर ट्रेन्स होती हैं, चाहे लोकल ट्रेन बोलिए, चाहे जो हमारी शताब्दी राजधानी है उनको बोलिए, या मेट्रो का सिस्टम बोलिए, उससे थोड़ा सा अलग है ये सिस्टम। कैसे अलग है इसको हम लोग आगे देखेंगे, बट दो तीन चीजें मैं आपको नोटिस करने को बोलूंगा। सबसे पहले इनकी स्पीड देखिएगा, एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, दैट इज अ वेरी हाई स्पीड, पहली ये बात नोटिस करिएगा। दूसरी बात तो नोटिस करिएगा कि ये एक लिमिटेड एरिया में ही है, ये एक अर्बन रीजन, एक सिटी के रीजन का ट्रांजिट सिस्टम है, इस बात को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब जगह नहीं चलेगा, ये रूरल एरियाज को कनेक्ट नहीं करेगा, गांव के लिए नहीं है, ये सिटी रीजन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने के लिए। और ये एक लिमिटेड एरिया पर ही चलेगा, रीजनल है ये। चलिए ये बात आपने नोटिस कर ली, तो अब जरा आ जाते हैं इस बात पर कि ये कैसे डिफरेंट है किसी दूसरी उससे, तो ये कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले ये है क्या, तो ये सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और ये बड़े एक सिटी एरिया को कनेक्ट करेगा, उसमें अच्छी कनेक्टिविटी लाएगा। ऑब्जेक्टिव है कि जो बड़े सिटी एरिया होते हैं, जैसे आप मानिए कि दिल्ली से मेरठ है, गाजियाबाद है, या अगर अपने इसको अपने आसाम में देखना है तो आप मानिए कि वो लोग जो कि डेली बेसिस पर गुवाहाटी के नियर बाय एरियाज जो हैं वहां से डेली गुवाहाटी आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नलबारी से आता है, डेली बेसिस पर गुवाहाटी आ रहा होता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो नागांव से आ जाते हैं डेली बेसिस पर गुवाहाटी। तो ऐसे ही दिल्ली में भी होता है, दिल्ली के से जो पास के कुछ लोग बोंगाई गांव से आ जाते हैं डेली गुवाहाटी काम करने और फिर शाम को जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ऐसे दिल्ली में भी हैं, जो कि दिल्ली के पास की जगह हो गई, जैसे कि पानीपत हो गया, मेरठ हो गया, या फिर गाजियाबाद हो गया, ऐसे बहुत सारे पास के एरियाज से आ रहे होते हैं दिल्ली डेली काम करने। अब जनरली ऐसे लोग अपने व्हीकल्स, अपनी कार्स के थ्रू आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 2-3 घंटे वो कार में टाइम स्पेंड कर लेते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं, लेकिन वो अपने घरों में रहना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ गुवाहाटी में भी होता है, लोग नलबारी से आते हैं डेली काम करने, रंगिया से आ रहे होते हैं और पास के नियर बाय एरिया से आ रहे होते हैं। अब ऐसे रीजन्स के लिए, बिकॉज डेली लोगों को कार से आना पड़ता है या ट्रेन से भी आते हैं कुछ लोग, तो ऐसे में क्या होता है कि जो ट्रेन से आता है उसके लिए स्लो होता है, बहुत टाइम लगता है, और जो कार से आ रहा होता है उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा होता है और रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी हो रहा है। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाया गया है। ऐसा नहीं है पहली बार दिल्ली में ही है, बहुत बड़े बड़ी जो हमारे इंटरनेशनल सिटीज हैं जिनके अराउंड एक बड़ा अर्बन रीजन है, बड़ा सिटी रीजन है, जैसे कि पेरिस हो गया, जर्मनी में हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स में हो गया, उनमें भी है ऐसा सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ये आरआरटीएस, ये मेट्रो और लोकल से अलग है। कैसे, देखिए दिल्ली मेट्रो जो होती है वो एक छोटे एरिया को कनेक्ट कर रही होती है और ये स्लो होती है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हर 2-3 किलोमीटर पे जो स्टेशन है उनको कनेक्ट करते जाना, विद इन अ सिटी मूवमेंट प्रोवाइड करना, ये मेट्रो का ऑब्जेक्टिव होता है विद इन अ सिटी। और ये इसके कंपैरिजन में जो आरआरटीएस है ये फास्टर होता है, क्योंकि ये विद इन द सिटी नहीं, रादर मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट करने वाला होता है, जो सिटीज पास पास है, दूर नहीं, पास पास वाली सिटीज को जोड़ेंगे, और इसीलिए फास्ट ट्रेन्स हो रही होती हैं आरआरटीसी की। मेट्रो स्लो होती है इसके कंपैरिजन में। अच्छा, मुंबई की लोकल भी काफी कुछ इससे सिमिलर ही होती है, लेकिन अगेन मुंबई की लोकल स्लो स्पीड पर चलती है और उतनी कंफर्टेबल नहीं। आरआरटीएस फास्ट स्पीड पे चलेगा और ज्यादा कंफर्टेबल भी होगा। तो ये डिफरेंस है आरआरटीएस मेट्रो और मुंबई की लोकल का। अगर इसको रेगुलर ट्रेन से कंपेयर करें तो रेगुलर ट्रेन और बड़े डिस्टेंस पे चलती है, आरआरटीएस थोड़े छोटे डिस्टेंस पे है। और आरआरटीएस की कैरेक्टर है कि वो जो पास पास की अर्बन एरियाज हैं उनको जोड़ने के लिए काम आता है, और उस पूरे रीजन के लिए, एक लिमिटेड एरिया के लिए ही उसकी सर्विस है, दूर तक नहीं वो जोड़ता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर प्रीलिम्स पर्पस के लिए, कि ये जो पहला ये जो रैपिड ट्रेन है इसको नमो भारत बोला गया है।
इसका सिस्टम का नाम बनाया गया है नमो भारत। और इसको कंस्ट्रक्ट करने वाली अथॉरिटी है, उसका नाम है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है और इसका काम ही है कि जो दिल्ली और उसके पास का एरिया है, नेशनल कैपिटल रीजन है, उसमें RRTS सिस्टम लगाया जाए। ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन्होंने मिल करके इनकी गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर कंपनी है। अब देखिए मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनमें यूपीएससी में क्वेश्चन आना बड़ा कॉमन देखा गया है कि वहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं यूपीएससी से। अब जैसे आपके सामने 2021 का ये मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है राइट टू द सिटी, इसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, लेकिन जरा मैं उससे रिलेटेड ये राइट टू द सिटी क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। देखिए, राइट टू द सिटी एक ह्यूमन राइट माना गया है। सब कंट्रीज ने नहीं अग्री करा है, सब कंट्रीज ने अलग एक्सप्लिसिटली बोला नहीं है कि हाँ ये ह्यूमन राइट है, हम मानते हैं, लेकिन राइट टू द सिटी एक ह्यूमन राइट माना गया है सब कंट्रीज ने, लेकिन नहीं इस पर माना है अभी भी। इस सिटी में ये बोला जाता है कि हर आदमी, इस राइट में ये बोला जाता है दैट एवरी पर्सन जो कि सिटी में रह रहा है उसके पास में ये राइट है कि वो सिटी से मिलने वाली जो भी जो सर्विसेज हैं उनको प्रॉपरली वो यूज कर पाए और वो सिटी की जो भी काम सिटी में हो सकते हैं उनको वो एक्सेसिबल हो उसके लिए। इसको बोला जाता है राइट टू द सिटी। अब इसको ऐसे समझिए कि एक सिटी एरिया में जो कुछ भी आपको अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि सिटी एरिया में अच्छा ट्रांसपोर्ट होता है, अच्छी सेफ्टी सिक्योरिटी हो रही होती है, अच्छे आपके पास में रोड्स मिल रहे होते हैं, अच्छी आपको पीने का पानी, जो हाइजीन और सुवेज पाइपलाइंस होती है, नाले का पानी होता है, ये नाले का जो होती है फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें सिटी एरिया में अच्छी मानी जाती हैं। तो ये सारी बोला जाता है कि सिटी में रहने वाले हर आदमी को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू द सिटी। ये बोला जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट किसी पर्सन जो सिटी में रह रहा है उसको ये डिनाई नहीं कर सकती है सिटी से मिलने वाले राइट्स को, सबको मिलने चाहिए। इनफैक्ट अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को भी ये राइट्स जो होते हैं वो मिलते हैं। दैट मीन्स अगर कोई स्लम में रह रहा है तो उसको सरकार मना नहीं कर सकती कि बिकॉज आप स्लम में रह रहे हो तो आपको पानी नहीं मिलेगा, साफ पानी नहीं मिलेगा, मना नहीं कर सकती, बिकॉज ये एक ह्यूमन राइट माना गया है। तो इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें, हेल्थ क्लिनिक्स हो गया, बस स्टॉप्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सिटी में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। ये होता है राइट टू द सिटी। तो उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है, इसको करिएगा। अगेन ये 2021 में जैसा मैंने बताया आया था और उस टाइम पर राइट टू द सिटी दिल्ली से रिलेटेड एक केस में ये न्यूज़ में था और इसीलिए ये दिल्ली से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी बहुत आती ही हैं, यूपीएससी में पूछे जाने का चांस ज़्यादा रहता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक पर और ये टॉपिक है क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट को लेकर के। एक ये कंट्रोवर्सी आजकल मीडिया में चल रही है, महुआ मोइत्रा जो MP हैं उनको लेकर के। ये कंट्रोवर्सी क्या है, हम इसमें तो डिटेल में नहीं जाना है, सिलेबस मैंने यहाँ पर गलत है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, सिलेबस मैंने चेंज नहीं करा है। तो ये कंट्रोवर्सी क्या है, GS पेपर 2 का है ये टॉपिक, तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन इसमें जो हमारे मतलब के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ज़रा एक चीज़ ये देखिएगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है इसमें ये क्वेश्चन आवर क्या होता है इसके बारे में ज़रा देखिएगा। देखिए, जब पार्लियामेंट सेशन में होती है, जब पार्लियामेंट काम कर रही होती है, तो उस टाइम पर देखिए जनरली पार्लियामेंट का जो पूरा डे होता है उसमें ये सारे हर घंटे का काम रहता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद ज़ीरो आवर होता है, इसी में पेपर्स टेबल करे जाते हैं, बिल्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, देन लंच है और उसके बाद जो बाकी काम होते हैं कि किस बिल पे डिस्कशन होना है और वोटिंग होनी है, ये सारी चीज़ें हो रही होती है पार्लियामेंट में। इसमें ये जो पहला घंटा होता है 11 AM to 12 PM, इसको क्वेश्चन आवर बोला जाता है और इसका काम होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ पाए और जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल करते हैं, मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है। तो अगर कोई कमी होती है तो वो भी सामने निकल करके आती है। अगर मिनिस्टर्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा सवाल पूछा कि ये क्यों नहीं हुआ,
तो उस पर मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है। दैट वे अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती है। ये क्वेश्चन आर का मेन फंक्शन होता है, मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी सेट करना और जनता के सामने आना बात कि वो एक्चुअली कितना काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो एग्जिस्टिंग एमपी हैं महुआ मोइत्रा जी, ये बहुत सारे सवाल पूछ रही थी मोदी सरकार से, और उसी को लेकर के अब कंट्रोवर्सी हुई है और बोला गया है किसी पर्टिकुलर बिजनेस मैन जो हैं उनके वो करवा रहे थे एंड ऑल दैट। ये कंट्रोवर्सी के बारे में बाकी चीज़ें आगे आने वाले कुछ न्यूज़पेपर एनालिसिस में आएंगी, तब हम लोग शायद इस पर और बात करेंगे। इसमें एथिक्स का भी एंगल है, तो शायद सत्यजीत सर बाद में इसको एथिक्स में भी लेंगे, उसको भी देखा जाएगा। बट अभी ये कंट्रोवर्सी पूरी अनफोल्ड हो रही है, इसके बारे में देखना बाकी है। चलिए वापस आ जाते हैं जरा ये क्वेश्चन आर वाली बात पर, और ये समझते हैं कि ये कोई भी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या एमएलए होते हैं, इनका क्या प्रोसेस होता है क्वेश्चंस को रेज करने का। देखिए, जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्वेश्चन कोई उठाना होता है पार्लियामेंट में किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो उसको नोटिस देना पड़ता है सेक्रेटरी जनरल को, जिस भी हाउस का है, लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको सेक्रेटरी जनरल को नोटिस देना पड़ता है। और 15 दिन से ऊपर का नोटिस दिया जाता है, 15 दिन से कम का नहीं दिया जा सकता। और जब भी वो नोटिस देता है तो उसमें अपना क्वेश्चन भी उसको देना होता है कि क्या उसका क्वेश्चन है। वो अपना ये मैनुअल भी दे सकता है, एक फॉर्म होता है जैसे बैंक में होते फॉर्म, वो अपना हैंड लिख करके अपने हैंड रिटन दे सकता है, या फिर ऑनलाइन सबमिशन कर सकता है। वो उसको वहां पर देना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन है, किस मिनिस्टर से पूछ रहा है, कब उसको आंसर चाहिए, और ऑब्वियसली 15 डेज बाद में ही हो सकता है, तो कब उसको आंसर चाहिए और क्या प्रेफरेंस है अगर उसका एक से ज्यादा है। दैट मीन्स अगर किसी ने 4 क्वेश्चन पूछे हैं तो उसको पहले कौन सा आंसर चाहिए होगा। अगर एक से ज्यादा वो सवाल पूछ रहा है तो उसको प्रेफरेंस भी और मिलती है कि भाई आप कौन सा प्रेफर करोगे। हो सकता है आपका एक कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मतलब आंसर चाहिए ही चाहिए आपको, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन हो कोई, तो ये प्रेफरेंस वहां पर मिलती है। किसी भी एमपी को बोला गया है कि वो 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता दिन में, और ये भी नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे पूछे जाते ही जाते हैं। अगर किसी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो भाई दिन में तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही लिए जा सकते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन तो नहीं हो सकते। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट क्या करता है, बैलेट करा देता है और वो क्वेश्चन निकाल देता है जिनके आंसर्स मिनिस्टर्स जो है उनको करने होंगे, तो ये उनको मिल जाते हैं कि भाई ये आंसर्स इसके इसके ही करने होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो बैलेट करा दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि भाई कैसे क्वेश्चंस अलाउड होते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशंस है, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात, 150 वर्ड से कम का ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। देन कोई ऐसी बात नहीं हो क्वेश्चन में जो कि किसी को डिफेम कर रही हो, किसी के अगेंस्ट कोई गलत इल्ज़ाम लग रहा हो, या कोई बड़ा इशू नहीं रेज होना चाहिए पॉलिसी का। ये इसके लिए इसलिए मना करा जाता है कि लार्जर इशू नहीं हो पॉलिसी का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पॉलिसी पे ही क्वेश्चन उठा दिया जाएगा तो सरकार के पास इतना टाइम ही नहीं होता है क्वेश्चन आवर में कि उसको आंसर कर पाए। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी लार्जर इशू ऑफ पॉलिसी पर नहीं उठाना चाहिए क्वेश्चन। ये कोई ऐसी बात पूछनी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव हो, जो क्लियरली आंसर हो पाए। नेक्स्ट है, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जो किसी जजमेंट से रिलेटेड हो, जो कोर्ट में ही पेंडिंग हो। कोई ऐसी बात नहीं पूछी जानी चाहिए जो कि यूनिटी और इंटीग्रिटी को इफेक्ट कर रही हो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी मिनिस्टर से ही पूछा जा सकता है, किसी दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो तभी पूछा जा सकता है जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। दैट मीन्स अगर उसने कोई अपना बिल लेके आया है या कोई डिस्कशन हो रहा है, तो उस सिलसिले में दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी पूछा जा सकता है वो सवाल। जनरली प्राइवेट मेंबर बिल्स में ये हो सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल्स आपने अपनी रेगुलर पॉलिटी की क्लासेस में पढ़े ही होंगे। चलिए अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। 3 टाइप के देखिए क्वेश्चन होते हैं, एक स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन, अब इसमें क्या होता है, स्टार जो होता है, जैसे वो हम लोग जो बनाते हैं लिखते टाइम पर कि एस्टेरिस्क का सिंबल होता है, जो स्टार बनाया जाता है, वैसे यहाँ पर भी होता है कि ये स्टार देखिए इस तरह से कुछ ये ऐसा होता है जो बनाया जाता है लिखते टाइम पर, ये इसको बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। तो ये जो स्टार्ड क्वेश्चन होता है, ये स्टार्ड क्वेश्चन ओरल आंसर इसका होता है। इस वाले क्वेश्चन के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको ओरली आंसर देना होता है, और ओरल आंसर देना हो जाता है, इसीलिए फॉलो अप क्वेश्चन भी हो सकता है।
दैट मीन्स एक क्वेश्चन वो बाद में भी कोई दूसरा पूछा जा सकता है बिकॉज ओरल आंसर है। अच्छा, दूसरे होते हैं अनस्टार्ड। अनस्टार्ड का मतलब है कि इसमें रिटन में आंसर देना है, बिकॉज रिटन में आंसर है इसीलिए इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं हो सकता है, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, एक किसी ने दिया ये नहीं कि दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया वही, ऐसा नहीं हो सकता है। और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इस केस में 15 डेज का नहीं, सिर्फ 10 डेज का से कम नोटिस पे भी दे हो जाता है ये, और इसको ओरली आंसर करा जाता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, इसमें एक ये भी होता है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको बोला जाता है कि अगर उनको कोई डेटा चाहिए, लार्ज स्केल डेटा की अगर है, तो वो ये अनस्टार्ड वाला क्वेश्चन ही पूछे, इससे डेटा मिलना आसान होता है। लेकिन अगर उनको किसी को मिनिस्टर को अकाउंटेबल करवाना है और उससे कुछ पूछना है कि ये गलत डिसीजन क्यों करा, तब फिर वो स्टार्ड क्वेश्चन में होता है, बिकॉज इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर कोई जवाब दिया उसके बाद एक और सवाल करने की फ्रीडम मिल रही होती है, इसीलिए इस वाले केस में ये वाला ऑप्शन मिल रहा होता है कि आप ये वाला ही पूछिए अगर किसी से जवाब मांगना है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट वाला टॉपिक, इजी टॉपिक है, और ये आपकी रेगुलर पॉलिटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज ये न्यूज़ में था इसीलिए हमने इसको यहाँ पर कवर करा। अगेन यहाँ पर एक प्रीलिम से रिलेटेड ही एक और न्यूज़ आ रही है, और यह है बेंगलुरु का स्काईडेक। छोटी सी न्यूज़ है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो जो कर्नाटका सरकार है उसने बेंगलुरु में ये स्काईडेक बनवाने के लिए स्टडी करवा रही है। ये देखिए, ये बड़ी एक टॉल सी बिल्डिंग होती है, इसको बोला जाता है, ये कुछ ऐसी बिल्डिंग होती है, इसको ऑब्जर्वेशन डेक भी बोला जाता है। स्काई डेक या ऑब्जर्वेशन डेक बोला जाता है। जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, जो बड़ी सिटीज़ जैसे कि आपकी यूएसए की सिटीज़ हो गई, शंघाई हो गई, चाइना की एंड ऑल, वहाँ पर जनरली इस टाइप की एक या दो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, और ये टॉल बिल्डिंग्स में एक ऐसा साइट सीइंग प्लेटफॉर्म होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि एक कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके ऊपर का जो रूफ है, रूफ हो गई या फिर उसकी मे बी टॉप टॉप मोस्ट फ्लोर या सेकंड टॉप या थर्ड टॉप जो फोर्थ फ्लोर हो जाती है, उसमें क्या होता है, ऐसा एक खुला एरिया बना दिया जाता है जहां से लोग इस पूरे सिटी को अच्छे से देख पाए। इसको बोलते हैं साइट सीइंग। जैसे कि आप किसी हिल स्टेशन में जाते हैं तो हिल स्टेशन में किनारे किनारे वो होता है ना साइट सीइंग वाले एरियाज, जहां से आपको पूरा हिल स्टेशन अच्छे से दिख रहा होता है, वैसे ही अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में भी ऐसे कर दिया जाता है। इसको स्काई डेक बोला जाता है, ऑब्जर्वेशन डेक बोला जाता है। इंडिया में किसी भी सिटी में तो अभी तक ऐसा नहीं है, बैंगलोर होएगी पहली ऐसी सिटी जिसमें ऐसा कुछ बनेगा कि भाई एक पूरा एक बहुत बड़ा एरिया रख दिया जाएगा जिससे वो पूरा का पूरी सिटी अच्छे से दिखेगी। ये जो बेंगलुरु वाला स्काई डेक है, इसकी शेप को बैनियन ट्री के जैसा रखा गया है, और उसमें बाकी और भी कुछ कुछ अम्यूनिटीज होंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू।